नमस्कार दोस्तों। गाइस, हमेशा से बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक डिमांड रही है कि भैया ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताइए जिसमें कोई एग्जाम ही ना होता हो, जिसमें बिना किसी एग्जाम दिए हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको एकदम शिद्दत से एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दूंगा जिसमें एग्जाम क्या, आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के। ना ही आपको कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, ना ही आपका कोई स्किल टेस्ट होने वाला है। और केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े विभाग के अंदर आपकी परमानेंट जॉब यहां पर लगने वाली है, जिसमें प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही बेहतरीन है। मात्र 2 से 3 साल के अंदर आप हायर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, हायर रैंक के ऊपर आप चले जाते हो, जहां पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है। तो गाइस, ये भर्ती हर साल निकलती है, बल्कि एक साल में 2 बार निकलती है। और यहां पर कोई 100-200 वैकेंसी नहीं निकलती, बल्कि हजारों की संख्या में वैकेंसी निकलती है। कभी 50,000, 40,000, 45,000, 30,000, एक बड़े लेवल पर वैकेंसीज ये निकलती है। और खास बात यह है कि अभी भी ये एक अपकमिंग वैकेंसी है, वैकेंसी जस्ट आपके हाथ में, वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन निकलने ही वाला है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी तो आपको दूंगा ही, साथ ही इसके कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, क्यों ये वैकेंसी स्पेशल है, क्यों ये वैकेंसी बाकी गवर्नमेंट जो वैकेंसी से अलग है। पहला मेन रीजन है नो एग्जामिनेशन। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, ये पूरी तरीके से डायरेक्ट भर्ती होती है। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 2-2.5 महीने के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। गुड वैकेंसी, वैकेंसीज अपने आप में काफी लार्ज स्केल पर करती है, 100-200 वैकेंसी नहीं, हजारों की संख्या में वैकेंसीज होती है। साथ ही शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, अब कोई भी इसमें एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, जाहिर सी बात है सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल छुटका सा होता है। आपको जस्ट फॉर्म अप्लाई करना होता है और आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होती, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। नो स्किल टेस्ट, नो टाइपिंग टेस्ट, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। पर आवर बेस सैलरी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस भर्ती का यही है कि सिलेक्शन होने के बाद इस विभाग के अंदर इन पोस्ट के ऊपर आपको पर आवर बेस सैलरी मिलती है। मतलब जितने घंटे आप काम करोगे उतनी आपको सैलरी मिलेगी, ज्यादा काम करोगे ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी। क्लियर है। फॉर मेरिट लिस्ट, यहां पर सिलेक्शन देने के लिए 4-4 मेरिट लिस्ट बन जाती है। पहले मेरिट लिस्ट बनी, कट ऑफ बनी, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी कट ऑफ बनेगी, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी। इसी वजह से काफी सारे लोग यहां पर सिलेक्शन ले जाते हैं हर साल। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, आज जिस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, मात्र 2 साल के अंदर आप अपर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि हर साल विभाग के अंदर प्रमोशन के थ्रू काफी सारी पोस्ट को भरा जाता है। गुड जॉब प्रोफाइल, काम भी काफी इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं होगे। साथ ही गुड जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है, जहां पर आप चाहोगे। फॉर्म भरते टाइम जो जगह आप चूज करोगे, जिस स्टेट में चूज करोगे, वहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरते टाइम आप डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर सकते हो कि भाई इस राज्य के अंदर मुझे इस जिले के अंदर अपनी पोस्टिंग चाहिए, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब लोकेशन होती है। तो चलिए दोस्तों, आप ज्यादा सस्पेंस बना के नहीं रखता, आपको संपूर्ण जानकारी इस भर्ती के बारे में देता हूं। वीडियो फटाफट शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, कोई भी बड़े छोटे लेवल के एग्जाम हो, तो पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। अगर आप इस जीएस बॉम्ब को, जो कि जनरल अवेयरनेस की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, इसे कवर कर लेते हो अपने एग्जाम से पहले, तो गारंटी लेता हूं किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरा दावा है। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के 1-लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ हमने इसी बुक के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए इस जीएस बॉम्ब से, अगर आप जीएस से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि मैं किस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं। तो भाई, इतनी देर से मैं जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो है इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती। वैसे तो हर साल निकलती है, एक साल में 2 बार निकलती है। इंडिया पोस्ट मतलब भारतीय डाक विभाग जो है, उसके अंदर ये भर्ती निकलती है। 3 अलग अलग पोस्ट के ऊपर लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है। ये समझिए वैकेंसी आपके हाथ में ही है। हर साल क्या, हर 6 महीने में जब भी इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी आपकी इतनी लार्ज स्केल पर निकलती है, कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 35,000, कभी 30,000, इस तरीके से वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी कब निकल रही है, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में आगे आपको जानकारी दूंगा। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं।
तो गाइस इंडियन पोस्ट के अंदर 3 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी एक साथ निकलती है। पहली पोस्ट रहती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जो कि यहां पर सबसे बड़ी पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तीसरी पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक की। ये 3 पोस्ट होती हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है। ये नहीं है कि भाई इन पोस्ट के लिए केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट भी इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए गाइस? फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी/एससी फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया जाता। एज लिमिट के बारे में बात करें, 18 साल मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए होती है, मैक्सिमम 40 साल होती है। ओबीसी एसटी/एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी/एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हो, मतलब आपने 10वीं पास कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल होते हो। 10वीं के साथ साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिप्लोमा यहां पर नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज यहां पर होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिलिंग की भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मांगा गया है। अब आप पूछोगे कि भैया ये बताइए, ये जो 3 पोस्ट आपने बताई, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ग्रामीण डाक सेवक, इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमें काम क्या करना पड़ेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, बाकी बातें उसके बाद करेंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है। इसकी जॉब प्रोफाइल आप खुद देख लीजिए। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस बीओ एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि जो हमारा भारतीय डाक है उसका एक सब डिपार्टमेंट है आईपीपीबी, जिसको बोला जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यानी कि आपने सुना होगा कई बार पोस्ट ऑफिस में हमने पैसे जमा करा दिए। पोस्ट ऑफिस का भी एक लोकल बैंक होता है, वो है आईपीपीबी। इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसको अपनी ब्रांच में, यानी कि जो इंडियन डाक का ऑफिस है, जो पोस्टल ऑपरेशंस है, वो सारे के सारे उसके अंडर आते हैं, वो सारे के सारे देखेगा। साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है, वो सारी की सारी ब्रांच पोस्ट मास्टर हैंडल करता है। ये एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड मोस्टली काम आपको करना होता है। कोई फील्ड ड्यूटी, कोई फिजिकल ड्यूटी नहीं करनी होती है। साथ ही मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट। यहां पर कहा गया है कि जैसे कि सरकार कई बार आम जनता के लिए कोई स्कीम निकाल देती है, कोई योजना निकाल देती है, तो उसके रिगार्डिंग जनता में, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस आते हैं लोग, जिनके अकाउंट्स वगैरह यहां पर खुले हुए हैं, जो जुड़े हुए डाकघर से, उनके अंदर अवेयरनेस फैलानी है, उस स्कीम के बारे में उनको जागरूक करना है। तो ये काम होता है एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का। और ये आपको डोर टू डोर जाके नहीं करना होता है, क्योंकि ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को ऑर्डर देता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या है, समझ गए? सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस एक्सेट्रा, डिपॉजिट पेमेंट्स, अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ आईपीपीबी। सबसे पहली बात तो यही है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होगा ये वही काम करेगा जो ब्रांच पोस्ट मास्टर कहेगा, उसके ऑर्डर्स पर काम करेगा। आप ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट कर रहे होंगे। तो आपका सबसे पहला काम है, जो आपके कूपन होते हैं ना, स्टाम्प होता है जो भी डाक का, ठीक है, स्टेशनरी होती है, उससे एनवलप वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सेल करने का काम आपका होता है। कई बार मान के चलिए कोई भी इंसान पोस्ट ऑफिस जब जाता है, उसको कुछ पोस्ट करना होता है, कोई चिट्ठी भेजनी होती है, कोई पार्सल भेजना होता है डाक के द्वारा, तो सबसे पहले क्या करता है, उसका काम होता है स्टाम्प खरीद के उसके ऊपर लगाना। वो 10 रुपए का स्टाम्प खरीदे, 50 का, 100 का, या फिर स्पीड पोस्ट से उसको पोस्ट कराता है। तो ये सारे के सारे काम किसके होंगे? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के होंगे। जो स्टैम्प वगैरह है वो आपके पास उपलब्ध होंगे, कोई भी आएगा आप उसी को ही सेल करोगे। क्लियर है गाइस? तो कुछ भी अगर किसी को स्पीड पोस्ट कराना है अपना पार्सल वगैरह, उसका प्रोसेस भी आप करोगे, समझ गए? टू असिस्ट बीपीएम, ये तो मैंने आपको बता दिया, इन पोस्टल ऑपरेशंस, यानी कि जितने भी डाक के काम होंगे ऑफिस सेक्शन के अंदर, आप वो करोगे, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर करेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर के कहने पर। क्लियर है? बाकी वही है, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी डाकघर की या फिर इंडिया पोस्ट की सर्विसेज वगैरह होती हैं, उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलानी है, समझ गए?
तो ये आपके सारे के सारे काम होते हैं। वहीं पर तीसरी पोस्ट है डाक सेवक की या फिर ग्रामीण डाक सेवक। इसका काम होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना, ये उसके अंडर काम करेगा। यानी कि जो डाक के सारे ऑपरेशंस होंगे, डाक का मैनेजमेंट होगा, ठीक है, वो सारे के सारे आप करोगे। यानी कि कौन सी डाक कहां से आई, किस राज्य से आई या फिर किस डिस्ट्रिक्ट से आई, अब वो कहां पर जानी है, पार्सल बना के आपको सारे के सारे भेजने होंगे। साथ ही मेल बैग्स वगैरह जो हैं उनको डिस्पैच करने का काम आपका होने वाला है। साथ ही सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी वो आप करोगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के कहने पर। साथ ही डोर टू डोर डाक यानी कि मेल डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम आपका होता है। साथ ही डाक सेवक जो होता है, जो मेल ऑफिस होता है या फिर रेलवे मेल ऑफिस होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करोगे। साथ ही एक डाक सेवक शॉर्टिंग ऑफिसेज या फिर रेलवे की जो मेल सर्विसेज है उनको भी हैंडल करने का काम करता है। तो ये सारे के सारे डाक सेवक के काम है। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे बड़ी पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और इसके नीचे आती है डाक सेवक की पोस्ट। क्लियर है गाइस? मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। पहले सैलरी के बारे में भी जान लेते हैं, सैलरी किस बेसिस पर आपको मिलते हैं। तो ये पूरा एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस वगैरह यहां पर है। तो अगर हम बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो जो उसकी शुरुआती सैलरी होती है, एक तरीके से उसका जो पैकेज होता है एक साल का 1,44,000 रुपए, इतना इसका पैकेज होता है विदाउट एनी अलाउंसेस या फिर एडिशनल अलाउंसेस। क्लियर है? और ये केवल 4 घंटे का है। अगर आप डेली 4 घंटे काम करोगे, 4 घंटे पर डे, तब आपको इतना मिलेगा। अगर आप डेली 5 घंटे कर रहे हो, 6 घंटे कर रहे हो, 7 घंटे कर रहे हो, 8 घंटे कर रहे हो, तब यहां पर आपको पर आवर बेस्ड सैलरी मिलने वाली है। क्लियर है? यहां पर होता है TRCA लगता है, वो TRCA स्लैब के अकॉर्डिंग मिलती है। TRCA का मतलब ही होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, आपको इसमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए एक बार सैलरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको नजर आ रहा होगा नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख देते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के ऊपर आपको 29,380 तक फाइनल सैलरी मिलती है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक 24,470 तक जा रही है। तो मैं आपको पूरी चीज डिटेल से दिखा देता हूं, आखिर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी और सैलरी आपकी कहां तक इंक्रीज होगी। पहले बात करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के बारे में। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर भी कह देते हैं इसको, ब्रांच पोस्ट मास्टर भी कह देते हैं। क्लियर है? तो इस पोस्ट के ऊपर जो शुरुआती आपकी सैलरी होती है 12,000 रुपए पर मंथ, आपको नोटिफिकेशन में जानकारी मिलेगी। और ये 4 घंटे अगर आप डेली काम करते हो तब आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर आप 4 घंटे के अलावा 5 घंटे डेली काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी रहेगी इसी पोस्ट के ऊपर 14,500। ब्रांच पोस्ट मैनेजर या फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर इतनी सैलरी रहेगी। अगर आप 5 घंटे के अलावा डेली 6 घंटे काम कर रहे हो तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर आपको 16,500 सैलरी मिलेगी। यह शुरुआती सैलरी है, पहले ही महीने से आपकी सैलरी है। ठीक है, अगर आप इस पोस्ट के ऊपर 7 घंटे काम कर रहे हो तो आपको 18,500 रुपए सैलरी मिलेगी। 8 घंटे काम कर रहे हो तो लगभग आपको 20,500 से ज्यादा शुरुआती सैलरी मिलेगी। सैलरी में हर साल आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। यह कहा जाता है कि हर 4 महीने में सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, सैलरी आपकी इंक्रीज होती ही होती है। ठीक है, ऐसे ही आपकी पोस्ट है जैसे कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। पहले ही महीने से अगर आप डेली 4 घंटे काम कर रहे हो 10,000 रुपए मिलेंगे, डेली 5 घंटे काम कर रहे हो 12,000 रुपए मिलेंगे, डेली 6 घंटे काम कर रहे हो 14,000 मिलेंगे, 7 घंटे काम कर रहे हो 16,000 मिलेंगे। ऐसे ग्रामीण डाक सेवक यानी कि पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर है 10,000 सैलरी आपको मिलेगी 4 घंटे काम करने का, 12,000 सैलरी मिलेगी 5 घंटे काम करने का। तो ये है टाइम के अकॉर्डिंग सैलरी मिलना। TRCA से इसीलिए बोला गया है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस आपको यहां पर मिलता है। क्लियर है? सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहती है। और हां, सबसे बड़ी बात, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इस भर्ती के अलावा ये जो निकलती है इंडिया पोस्ट के अंदर एक डायरेक्ट भर्ती निकलती है पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, या फिर डाक सेवक की। कभी भी इंडिया पोस्ट के अंदर यानी कि भारतीय डाक विभाग के अंदर कोई भी भर्ती नहीं निकलती। ठीक है, कभी आपने देखा होगा MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर भर्ती नहीं निकलती, कभी ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती, कोई LDC लोअर डिवीजन क्लर्क UDC की पोस्ट के ऊपर कभी भर्ती निकलती। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय डाक विभाग एक इतना बड़ा विभाग है और इसके अंदर क्लर्क की पोस्ट ही ना हो या फिर MTS की पोस्ट ही ना हो। सारी की सारी पोस्ट हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क भी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी है, सेक्शन ऑफिसर भी है, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट भी है, सारी पोस्ट है। लेकिन वे पोस्ट भरी जाती है प्रमोशंस के थ्रू। कौन जाता है उन पोस्ट के ऊपर? ये जाते हैं 3, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। ये जाते हैं
वो जो पोस्ट निकलती है डायरेक्ट भर्ती निकलते हैं, इंटरनली भर्ती निकलते हैं उन पोस्ट के ऊपर भी, उनमें मांगा जाता है एक्सपीरियंस। कौन सी पोस्ट का? इन पोस्ट का, कि भाई 2 साल काम कर रखो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर, या फिर ग्रामीण डाक सेवक, या फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर। वो उन भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, और वो डिपार्टमेंट के अंदर ही वैकेंसीज निकलती है, 1 साल में 2 बार निकलती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन उनके लिए हम और आप कोई भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, केवल यही अप्लाई कर पाएंगे जो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको भारतीय डाक विभाग के अंदर बड़ी से बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंचना है तो शुरुआत आपको इसी भर्ती से करनी पड़ेगी, कोई और आपके पास चारा नहीं है भारतीय डाक विभाग के अंदर जाने का, फिलहाल तक, अभी तक, आगे कुछ भी हो जाए। केवल एसएससी सीजीएल के थ्रू निकलते हैं 2 बड़ी पोस्ट के ऊपर, एक शॉर्टिंग असिस्टेंट है, एक पोस्टल असिस्टेंट है। बाकी भारतीय डाक विभाग के अंदर कोई और भर्ती कंडक्ट नहीं कराई जाती। समझ गए गाइस? तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई फाइनल सिलेक्शन इन पोस्ट के ऊपर कैसे हो, जब कोई एग्जाम वगैरह कंडक्ट ही नहीं कराया जाता। तो भाई फाइनल सिलेक्शन यहां पर होता है आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर। यहां पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है इन तीनों पोस्ट के लिए? 10वीं पास। तीनों पोस्ट के आपको एक ही फॉर्म भरना होता है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना होता है। फॉर्म भरते टाइम आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रांच पोस्ट मास्टर है, सेकंड प्रेफरेंस असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी भारतीय डाक सेवक है, फिर ग्रामीण डाक सेवक है, ठीक है। इस तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है ना, वो आपकी पोस्ट वाइज बनती है। सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकलती है ना 1 साल में 2 बार, ये एरिया वाइज, स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, कैटेगरी वाइज निकलती है। जैसे कि गुजरात है, गुजरात राज्य का बहुत सारे सर्किल आते हैं, ठीक है। अहमदाबाद की बहुत सारे डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरीके से वैकेंसी निकलती है। स्टेट वाइज फॉर्म निकलते हैं, मान के चलिए उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसी निकलेगी, गुजरात से बिलोंग करते हो गुजरात के अंदर वैकेंसी निकलेगी। तो स्टेट वाइज आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरते टाइम आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना है। जिस भी राज्य से आप फॉर्म भरोगे उसी राज्य में आपकी पोस्टिंग लोकेशन होगी, जॉब लोकेशन होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब फाइनल मेरिट आती है आपको मेरिट में, उसी राज्य की मेरिट में खुद को ढूंढना होता है जिस राज्य से आपने फॉर्म अप्लाई किया हो। हर एक राज्य की कट ऑफ आपकी अलग अलग बनती है कंपटीशन के अकॉर्डिंग। तो भाई फाइनल मेरिट यहां पर आपकी बनती है, कोई एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो भी फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरिट में नाम आ गया, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो भाई 10वीं पास यहां पर मांगा गया तीनों पोस्ट के लिए। 10वीं के नंबर के बेसिस पर यहां पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। फिर आपने किसी भी राज्य से, किसी भी सब्जेक्ट से 10वीं पास कर रखे कितने भी नंबर के साथ, तो आप एलिजिबल होते हैं। 10वीं के नंबरों के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। स्टेट वाइज आपकी मेरिट बनती है, और यहां पर मेरिट लगभग 4 से 5 मेरिट लिस्ट बनती है। फॉर्म भरने के लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर ही पहली मेरिट बन जाएगी, ठीक है। जब इसके फॉर्म निकलेंगे नोटिफिकेशन में डेट दे देते हैं कि इस दिन इसकी पहली मेरिट बनेगी। पहली मेरिट में आपका नाम नहीं आया, मेरिट थोड़ी सी हाई लग गई, उसके बाद आपको दूसरी मेरिट लिस्ट का वेट करना है, जो कि 15 से 20 दिन के अंदर लग जाती है। दूसरी लिस्ट में अगर नाम नहीं आया तो तीसरी लिस्ट में चांस है, तीसरी लिस्ट में नहीं आया तो चौथी में चांस है, चौथी में नहीं आया तो 5वीं में आपके चांस है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज को भरा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरिट इसकी काफी हाई जाती है। बिल्कुल जाती है, क्योंकि यार बहुत काफी कंपटीशन यहाँ पर बैठता है। लेकिन जैसे ही मेरिट आपकी लिस्ट बनती है तो मेरिट थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। अब कुछ राज्य हैं जिसकी कट ऑफ हमेशा आई जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ हमेशा इसकी टॉप पे रहती है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ 76 जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार बढ़िया नंबर होने चाहिए 10वीं में, तभी हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा भी नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि कुछ राज्य की कट ऑफ काफी कम जाती है। मैंने देखा है, या फिर प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट आप उठा के देख लो, कुछ राज्य की 100 में से 76, कुछ राज्य की 72 नंबर पर भी कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है कि भाई जनरल की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, ओबीसी की उससे कम जाती है, एसटी एससी की उससे कम जाती है, और पीएच कैटेगरी जो है इनकी कट ऑफ सबसे कम जाती है। काफी सारे राज्यों में पीएच कैटेगरी की कट ऑफ 60 नंबर तक जाती है। तो यह समझा जाता है कि पीएच वालों को तो सिलेक्शन यहां पर हो ही जाता है, क्योंकि 10वीं में इतने नंबर तो सबके होते ही हैं, ठीक है। तो अब ये वैकेंसी कब निकलेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ये वैकेंसी जो हर साल निकलती है, 1 साल में 2 बार ये निकल के आती है। पहला जो इसका साइकिल होता है वो आपका जनवरी, फरवरी और मार्च रहता है। इन 3 महीने में ये वैकेंसी निकलती है। फरवरी महीने के अंदर 2025 में वैकेंसी निकल चुके, लगभग 26,000 के आसपास वैकेंसी निकली थी। दूसरा साइकिल इसका होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब क्या चल रहा है, सितंबर।
तो वैकेंसीज आपकी कभी भी निकल जाए, निकलने को आज निकल जाए, कल निकल जाए, अगले हफ्ते निकल जाए, वैकेंसी आएगी इन्हीं दिनों, ठीक है। सितंबर में नहीं तो टेंटेटिवली अक्टूबर महीने के अंदर वैकेंसी गारंटी लिया जाएंगी। इस भर्ती की पहली मेरिट जो बनेगी वो नवंबर दिसंबर में बन जाएगी, क्लियर है। तो वैकेंसी एक साल में 2 बार हर साल गारंटीड निकलती ही निकलती है, और ये डायरेक्ट भर्ती है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जाके आप चेक कर सकते हो। हर बार मैं आपको वीडियो बनाता हूं इस वैकेंसी की रिगार्डिंग, लेकिन आज अलग से इसलिए बना दी कि बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि भैया बिना एग्जाम के कोई भर्ती बताओ। तो भाई बिना एग्जाम की यही इकलौती ऐसी भर्ती है जहां पर बिना एग्जाम के आप सिलेक्शन ले सकते हो, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होती है। जॉब प्रोफाइल वगैरह मैंने आपको बता दी, जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दी, जिस स्टेट से वो मरोगे वहीं पर पोस्टिंग लोकेशन होगी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी कि 2 साल में प्रमोशन हो जाता है अपर लेवल की पोस्ट के ऊपर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर से ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इस तरीके से बढ़ते हो। ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, फिर एलडीसी, फिर यूडीसी, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हो। हर 2-2 साल में आपको प्रमोशन मिलता है, समझ गए गाइस, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, बिंदास कमेंट करके पूछेगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। तो चलेगा, इस वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।